हेलो बच्चों, कैसे हो आप? लास्ट 20 ईयर्स PYQ सीरीज में आज हम अपना अगला चैप्टर करेंगे विच इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ऑलरेडी हम बायोडाइवर्सिटी चैप्टर एनसीईआरटी एम्पलीफायर में कंप्लीट कर चुके हैं। सारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, हम वो याद कर चुके हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो हमारे नीट एग्जाम में आए, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि जो ट्रेंड क्या है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलरेडी हम ये जान चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारे एविल क्वार्टेट है, जो 4 रीजन थे जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा था, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हमने 4 पढ़ा था। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, देन वी स्टडीड हमारे ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है, ऑल्सो लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलो बायोडाइवर्सिटी टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इनमें से कौन से मेजर कॉजेस हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जहां पे हैबिटेट लॉस हो जाता है। हैबिटेट लॉस हो जाएगा तो स्पीशीज रहेंगे कहाँ, हैबिटेट ही नहीं होगा। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज कि जो फॉरेस्ट एरिया है उसे काटा जा रहा है तो हैबिटेट लॉस हो रहा है। दूसरा बच्चा हम पढ़ते थे ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जब नीड ग्रीड में चेंज हो जाए तो जो ह्यूमन है वो ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से स्टेलर सी काउ ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ऑल्सो पैसेंजर पिजन। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्पीशीज भी प्रेजेंट है, मेरीन स्पीशीज, जिनको ओवर कंज्यूम किया जा रहा है और वो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं। देन वी स्टडीड को एक्सटिंक्शन, अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो उसके साथ जो एसोसिएटेड है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन कि जब हमारे हैबिटेट में बाहर से कोई स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो स्पीशीज नेचुरली वहां पे प्रेजेंट नहीं थी, सिर्फ बाहर से लेकर आया गया, तो वहां पे कोई नेचुरल हैबिटेट नहीं है, उसकी वजह से वो इनवेसिव ग्रोथ दिखाते हैं, वो पॉपुलेशन ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरली प्रेजेंट है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी। तो हमने 4 जो मेजर रीजन थे, एक तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन, म्यूटेशन से स्पीशीज लॉस नहीं हो सकता, स्पीशीज लॉस हो सकता है लेकिन बहुत कम चांस है, नई स्पीशीज जरूर बनती है, ये तो नहीं होगा। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, माइग्रेशन से भी लॉस नहीं होता, ये भी नहीं। तो ए बी एंड डी ऑप्शन अपना बी आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज की जो रेड लिस्ट है वो कौन तैयार करता है? IUCN, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। और ये IUCN है जो कि रेड लिस्ट प्रिपेयर करता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, कौन स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या हमारी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दैट इज IUCN। आगे चलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज। हमें पता है लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट, वहां पे हमने ये पढ़ा था कि ट्रॉपिक्स में ज्यादा स्पीशीज रिचनेस पाई जाती है और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं स्पीशीज रिचनेस घटती चली जाती है, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों? इसके कुछ रीजंस हैं। पहला देखो लिख रखा है, ट्रॉपिकल लेटिट्यूड रिलेटिवली रिमेन्ड अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। वहां पे फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन नहीं हुई तो काफी टाइम तक अनडिस्टर्ब रहा, जिसकी वजह से दे took more time which was available for species diversification। तो उन्हें ज्यादा evolutionary टाइम मिला species diversification के लिए। क्यों? क्योंकि speciation, जो नई species बन रही है, is a function of time।
जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतनी ही ज्यादा नई स्पीशीज बन जाती, ये तो बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट मोर सीजनल है, ऐसा नहीं होता। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट लेस सीजनल होता है, मोर कांस्टेंट एनवायरनमेंट। टेम्परेट में ज्यादा सीजन्स पाए जाते हैं, ट्रॉपिक्स में नहीं। मोर सोलर एनर्जी, तीसरा मोर सोलर एनर्जी, जितनी ज्यादा सोलर एनर्जी होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करेंगे। कांस्टेंट एनवायरनमेंट पाया जाता है, जितना ज्यादा कांस्टेंट एनवायरनमेंट होगा नीश स्पेशलाइज हो जाएगा, नीश स्पेशलाइज होगा तो ज्यादा स्पीशीज बनेगी, ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, बिल्कुल ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट कांस्टेंट है, प्रिडिक्टेबल है, तो जो स्पीशीज है उनको एनर्जी नहीं डालनी पड़ रही एडेप्टेशन के लिए, इसलिए भी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो बिल्कुल सही है, ए सी डी ई, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे चलिए, मैच करना है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमारे पास साइंटिस्ट के नाम है और इन्होंने जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स दिए थे वो मैच करना है। रॉबर्ट में वो सर थे जिन्होंने ये बताया था कि एस्टिमेटेड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कितनी है, दैट इज अराउंड 7 मिलियन। अलेक्जेंडर वॉन हम्बल, उन्होंने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया था, जिसमें बताया गया था जैसे जैसे एरिया को बढ़ाते जाते स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती है, बट ओनली अप टू अ लिमिट। पॉल एलरिक सर ने राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी कि अगर प्लेन को कंपेयर किया जाए इकोसिस्टम से, जैसे प्लेन से राइवेट निकालते जाते इनिशियली फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में प्लेन वीक हो जाएगी, सेम उसी तरीके से इकोसिस्टम से अगर स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है इनिशियली इफेक्ट नहीं देखा जाता, लेकिन बाद में इकोसिस्टम वीक हो जाएगा। फिर है डेविड टिलमैन, जिन्होंने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किए थे ऑन आउटडोर प्लॉट्स, जिससे हमें पता चला था जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी और लेस ईयर टू ईयर वेरिएशंस होंगे। तो हम मैच कर लेंगे, ए का 3 है, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ऑप्शन सेकेंड। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस से एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमें पता है बायोडाइवर्सिटी ओनली ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, बाकी 3 रीजंस भी तो एविल क्वाड्रेट, 4 रीजन पढ़े, यहाँ पे भी ओनली लिखा है, यहाँ पर भी, ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। इन्होंने तो सिर्फ एक ऑप्शन, एक ही रीजन को माना, तो ये तो गलत हो गया, रीजन तो बहुत सारे थे। ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन भी है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन भी है और को एक्सटिंक्शन भी। तो अगर ओनली लिख देते तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता, ठीक है, ऑप्शन सी जाए। The species of plants that play vital role in controlling the relative abundance of other species in community is called। अब जैसे हमने राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस पढ़ा था, वहाँ पे हमने कहा था इको जो अगर प्लेन है उसमें जो नट है या जो राइवेट है उनके अलग अलग इंपॉर्टेंस है। सेम इसी तरीके से इकोसिस्टम में कुछ हाईली वैल्यूड स्पीशीज होती हैं जिन्हें हम कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं, जिनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो कम है, लेकिन वो जो कीस्टोन स्पीशीज है वो इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। जैसे अगर लाइंस को हटाया जाएगा तो डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, डियर की पॉपुलेशन बढ़ी तो वेजिटेशन कम होने लग जाएगी, वो तो वेजिटेशन को खा जाएंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करते हैं अबंडेंस ऑफ अदर स्पीशीज, दैट इज कीस्टोन स्पीशीज। एग्जाम्पल आ जाते हैं लाइन। आगे देखिए, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस दैट वाज गिवन बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिक सर। इन्होंने राइवेट को किससे कंपेयर किया था, देखो एयरप्लेन को इन्होंने कंपेयर किया था इकोसिस्टम के साथ, कि एयरप्लेन, एक इकोसिस्टम को हम एयरप्लेन मान सकते हैं, तो एयरप्लेन से जैसे राइवेट्स अगर हटाते जाएंगे एयरप्लेन वीक होता जाएगा, ऐसे अगर इकोसिस्टम से स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो इकोसिस्टम वीक हो जाएगा। तो हमने राइवेट्स को किससे कंपेयर किया है, स्पीशीज से कंपेयर। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन। Then we have is among the evil quartet. Again, evil quartet, the reasons of biodiversity loss, consider the most important causing the extinction. तो सबसे important cause कौन सा है, which is habitat loss and fragmentation, option B.
2023 में पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए कि अगर हैबिटाट ही नहीं रहेगा, अगर फॉरेस्ट में स्पीशीज प्रेजेंट है, अगर आप उस फॉरेस्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दोगे तो स्पीशीज होंगी ही नहीं, तो हम कह रहे हैं नीच ही नहीं बचेगा। तो हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है जो ये एक्सटिंक्शन कॉज कर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बच्चा लोग, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन, ये 4 कॉजेज हैं जिनको हमने इसमें इंक्लूड किया है एविल क्वार्टेट। एविल क्वार्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 4 रीजंस बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ ग्लोब एक्सिबिट्स हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी, इनमें से कौन से जिसमें हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी पाई जाती है, दैट इज अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिन्हें लंग्स ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है। लंग्स ऑफ प्लैनेट कहते हैं क्योंकि यहाँ ये 20% ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ऑफ एटमॉस्फेयर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मोर देन 40,000 प्लांट्स हैं, यहाँ पे देखा जाता है 3000 फिशेस पाई जाते हैं, फिश स्पीशीज हैं, 1300 बर्ड्स की स्पीशीज पाई जाती हैं, 427 एम्फीबियंस मैमल्स की स्पीशीज पाई जाती हैं, एम्फीबियंस और मैमल की स्पीशीज पाई जाती हैं, 378 रेप्टाइल्स की स्पीशीज पाई जाती है। तो बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे ने एक एस्टिमेट दिया था, साउंड एस्टिमेट दिया था अबाउट ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है हमारे पूरे अर्थ पे, दैट इज 7 मिलियन। और इस 7 मिलियन में से अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाई हो चुकी। तो कितनी आइडेंटिफाई हुई है, अगर परसेंट वाइज बोला जाए 22% अभी आइडेंटिफाई हो चुकी। आगे चलते हैं, which of the following is most important for animal and plants being driven to extinction, इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है जिससे एनिमल और प्लांट एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन आ जाएगा बी। हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो रहा है। एविल क्वार्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, या तो हैबिटाट लॉस हो गया, फॉरेस्ट को काट दिया गया, या फिर हैबिटाट को फ्रेगमेंट कर दिया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, जैसे हाईवेज बना के, जिसकी वजह से ऐसे एनिमल जिनको लार्ज टेरिटरी चाहिए वो सफर कर जाते। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव स्पीशीज, ये इंडियन नेटिव स्पीशीज उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई जब अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरेपेनेसिस को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो स्पीशीज है ये नेचुरल हैबिटेट में प्रेजेंट नहीं थी, ये तो कहीं और प्रेजेंट थी, इसको लेकर आया गया। अगर इसको लेकर आए तो इसका क्या हुआ, इन्वेजिव स्पीशीज है, बहुत हाई ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से नेटिव स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। और इसी फिनोमिना को कहते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन। जब बाहर से कोई स्पीशीज को हैबिटेट में लाया जाता है तो वो इन्वेजिव ग्रोथ करती है। तो इस एलियन स्पीशीज को एक्सोटिक स्पीशीज भी कहते हैं, एक्सोटिक स्पीशीज भी कहते हैं, नॉन नेटिव स्पीशीज भी कहते हैं, नॉन नेटिव स्पीशीज या इन्वेजिव स्पीशीज भी कहते हैं। ओके, ऑप्शन अपना डी सही है। आगे चलिए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट। अब अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट जो कि जर्मन नेचुरलिस्ट एंड ज्योग्राफर थे, इन्होंने दिया था बच्चा लोग स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। क्या दिया था, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जिसमें उन्होंने एक्स एक्सिस पे एरिया रखा था और वाई पे स्पीशीज रिचनेस। और इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाओगे स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी।
बट दैट अकर्स ओनली अप टू अ लिमिट। उसके बाद क्या हो जाती है, स्टेशनरी हो जाती है। इसकी इक्वेशन है बच्चा लोग s इक्वल्स टू सी ए की पावर z। अगर इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म देखें तो लॉगरिथमिक फॉर्म आ जाती है log s इक्वल्स टू log c प्लस z log a। तो इस तरीके से हमारा लीनियर कर्व आ जाता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्या दिया था, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच बताया गया है। एरेनकाइमा ओपनशिया में थोड़ी ना पाया जाता है, ये दूसरे चैप्टर का है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहाँ कवर कर लेते हैं। एरेनकाइमा बच्चा एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। कहाँ पे, एक्वेटिक प्लांट्स में, एक्वेटिक प्लांट्स, ताकि बायोएंसी मिले। तो ओपनशिया तो जीरोफिटिक है ना, ये तो हाइड्रोफिटिक में पाया जाता है, ये तो गलत हो गया। एज पिरामिड बायोम का फीचर नहीं है, पॉपुलेशन का फीचर। क्या फीचर है, पॉपुलेशन। जब एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को एज के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए, दैट इज एज पिरामिड, बायोम नहीं। पार्थेनियम बिल्कुल थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि पार्थेनियम एक एलियन स्पीशीज। तो एलियन स्पीशीज इन्वेजन एक रीजन हम पढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से उस प्लेस की नेटिव स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। स्ट्रैटिफिकेशन पॉपुलेशन का नहीं होगा, स्ट्रैटिफिकेशन में बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्लूड होती है, पॉपुलेशन में तो एक स्पीशीज के इंडिविजुअल की बात करते हैं ना, तो ये भी गलत है। ऑप्शन अपना सी सही। आगे चलिए, रेड लिस्ट कंटेन्स डेटा और इंफॉर्मेशन फॉर। अब रेड लिस्ट किसने दी थी, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब रेड लिस्ट ऐसे ऑर्गेनिजम्स की डेटा लिखती है जो कि थ्रेटन्ड स्पीशीज, थ्रेटन्ड स्पीशीज है, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, या नेचुरल एरियाज में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, या थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रही है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो इनका डेटा गेट कर, रेड लिस्ट की, इसको वार्निंग दी जा रही, इसलिए रेड लिस्ट नाम है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, आर स्पीशीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। अब एक ऐसी स्पीशीज जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रही है, तो उसको हम किस में डालते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इमीडिएट फ्यूचर में। ठीक है, तो इमीडिएट फ्यूचर में अगर रिस्क है एक्सटिंक्शन का, तो दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगर नियर फ्यूचर होता है तो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, ऑप्शन सी सही। ऑर्गेनाइजेशन जो रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज को पब्लिश करती है, दैट इज IUCN। और करंटली हम जो डेटा पढ़ते हैं वो 2004 का डेटा किस NCERT में गिवन। आगे देखिए, ये हमारे पास पाई चार्ट है जिसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी बता रखी है इनवर्टिब्रेट स्पीशीज की, इनवर्टिब्रेट स्पीशीज, हमारे NCERT का ही पाई चार्ट गिवन है। इसमें हमें बताना है ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इनवर्टिब्रेट में तो सबसे ज्यादा डाइवर्स इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स, और आगे हमने क्या पढ़ा था, IMC, है ना, तो मॉलस्क, क्रस्टेशियंस एंड बाकी अदर्स। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स, देन मॉलस्क, देन क्रस्टेशियंस और बाकी के अदर एनिमल ग्रुप्स। ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। अब ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज्यादा डाइवर्स कौन सा ग्रुप है, ध्यान से देखो, जो भी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी में जो रिकॉर्डेड है, आइडेंटिफाई हो चुकी है, उनमें से मोर देन 100 में से मोर देन 70% तो एनिमल्स। एनिमल्स में भी 10 में से 7 क्या है, इंसेक्ट्स। मतलब इंसेक्ट्स एनिमल्स का भी 70% है। देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी ये ऑल हाफ कौन है, इंसेक्ट्स। तो सबसे ज्यादा तो इंसेक्ट्स हो गई, पर अगर देखा जाए तो इंसेक्ट तो ऑप्शन में है नहीं। फिर हमारे कौन होते हैं बच्चा, अगर प्लांट में देखा जाए तो फंजाई हमारे सबसे ज्यादा डाइवर्स है। ओके,
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डांस में फंजाई हैं, दैट इज more diverse than combined species diversity of vertebrates. Diversity of vertebrates. फंजाई के बाद आ जाते हैं algae, then mosses and ferns, then lichen. चल, which of the following has maximum diversity in India? हम इंडिया में सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, मतलब स्पीशीज एक ही है लेकिन उसमें वेराइटीज या स्ट्रेन्स बहुत ज्यादा है, तो वो कहाँ पाई जाती है? राइस में पाई जाती है। राइस में देयर आर मोर देन 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस इन इंडिया। तो बहुत ही ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है, एक ही स्पीशीज में 50,000 से ज्यादा स्ट्रेन्स पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। Which organization publish the Red Data Book? Red List या Red Data Book कौन पब्लिश करता है? IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Select करनी है हमें correct statement about biodiversity. Desert areas of Rajasthan and Gujarat have very high level of desert animal species. ऐसा तो नहीं होता। अब डेजर्ट है ना, तो वहां पे इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, ठीक है। लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ बीटी कॉटन, नोट एडवर्स नहीं, जो भी बायोटेक्नोलॉजी एडवर्स इफेक्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं बायोडाइवर्सिटी पर। वेस्टर्न घाट्स है वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमिक। वेस्टर्न घाट्स जिसको इंडिया के एक हॉटस्पॉट में इंक्लूड करा गया है, तो हॉटस्पॉट्स का तो यही तो फीचर था, ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस, ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, ऐसी स्पीशीज मिलना जो बाहर नहीं मिल रही, तो हॉटस्पॉट है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही हो, हमें करेक्ट ही बताना, तो ऑप्शन सी सही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर? अब सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज, सबसे ज्यादा डाइवर्स कौन है? इंसेक्ट्स ही है, ऑप्शन बी। मतलब अगर देखा जाए 70% तो एनिमल्स हैं, एनिमल्स, और इन एनिमल्स में भी 70% क्या है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलिए, बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ ज्योग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट। अब बायोडाइवर्सिटी है क्या? एक रीजन में अगर मैं बात करूं बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी कंबाइंड डाइवर्सिटी है एट ऑल biological levels. It is diversity in the organism living in the region. तो रीजन में जितनी भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है उसको हमने बायोडाइवर्सिटी कहा। अब वो स्पीशीज डाइवर्सिटी हो सकती है या जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकती है, सेल के अंदर डाइवर्सिटी हो सकती है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा बी। आगे चलिए, इंडियन राइनोसेरोस इज आर नेचुरल इनहैबिटेंट ऑफ विच ऑफ द इंडियन स्टेट? इनमें से कौन से स्टेट में राइनोसेरोस पाया जाता है? अब जो राइनोसेरोस है ये पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो आंसर तो आपको पता चल गया, असम। असम में एक नेशनल पार्क पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि लीगली बनाया गया था, किसके लिए? राइनोसेरोस के कंजर्वेशन के। ऑप्शन कौन सा सही है? असम, डी ऑप्शन सही। आगे चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी? में से मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है? बच्चा यहाँ पे देखा जाए तो मैंगो में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, 1000 वेराइटीज पाई जाती है ऑफ अ सिंगल स्पीशीज मैंगो। ऑप्शन अपना ए सही। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पॉपुलेशन दे रखी है ऑफ 10 स्पीशीज A to Z, ये 10 स्पीशीज है, ओके, इन 4 ब्रैकेट, और ये एरियाज हैं PQRS, ओके, consisting of number of habitats given within the brackets, और यहाँ पे हैबिटेट का नंबर दे रखा है अगेंस्ट इट, और हमें टेबल बताने हैं और हमें बतानी है कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें
एक तो इनमें तो देखो नंबर ऑफ स्पीशीज ही कम है, इसमें तो 8 स्पीशीज हैं और इसमें सिर्फ 7, 8 और 7, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, अगर हमें यहाँ पे देखना है तो आप ये बताइए कि इसमें से दोनों में 10-10 है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ हैबिटेट 13 ले रखा है और इसमें कितना ले रखा है 12। तो 12 ले रखे हैं तो नंबर ऑफ हैबिटेट कम है, स्पीशीज ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे ज्यादा होगी, ये पहला रीजन। तो एस में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, आर की नंबर ऑफ हैबिटेट कम, नंबर ऑफ स्पीशीज 10 ही। लेकिन इसके साथ साथ इवननेस देखो, यहाँ पे 10 है, 11 है, 7 है और 11 है, तो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इवनली स्प्रेड हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये 11 है, ये 0.9, 0.48, 1.4, 2.4, 0.8, अरे तो देखा जाए तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इक्वली प्रोपोर्शनेट एस में ज्यादा है, आर में कम। आर में एक स्पीशीज तो बहुत ज्यादा है, बाकी बहुत कम। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एस में ज्यादा है, ठीक है। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एक्सोटिक स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज किन की बात की जा रही है, एलियन स्पीशीज की बात की जा रही है। तो इनमें से कौन सी एलियन स्पीशीज है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई, तो मतलब वो नेचुरली इंडिया में नहीं थी, उन्हें बाहर से लाया गया। तो कौन कौन सी है, देखो लेंटाना कमारा भी है और वाटर हाइसिंथ, दैट इज इकॉर्निया तो है ही, तो ऑप्शन ए ही सही। लेकिन अगर प्रोसोपिसिस देखें तो नेचुरली इंडिया में पाई जाती है, वेस्टर्न एशिया में पाई जाती है, तो ये गलत हो गया, एशिया में पाई जाती है। नील पर्च, फाइकस, फाइकस रेलिगोसा, फाइकस तो हमारे इंडिया में पाया जाता है, फाइकस रेलिगोसा ये भी पाया जाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस टॉपिक से बच्चा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है हमारे इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन से। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, जब ऑन साइट कंजर्वेशन मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जिसका नेचुरल हैबिटेट है वहीं पे कंजर्व किया जाए, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन। वहाँ पे हम हॉटस्पॉट पढ़ते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व और सेक्रेड ग्रुप। फिर होता है दूसरा, दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन, जिसे ऑफ साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है बच्चा, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, ऑर्गेनिज्म को उससे बाहर ले जाके कंजर्व किया जाता है स्पेशल सेटिंग्स में, दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। एग्जाम्पल्स में बोटेनिकल गार्डन आ जाते हैं, जोलॉजिकल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, जो क्रायो प्रिजर्वेशन से जीन बैंक है, सीड बैंक है, दैट इज ऑल योर एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। इनमें से एक्स सीटू कंजर्वेशन में देखो, नेशनल पार्क आपको पता है लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज है, ये तो इन सीटू कंजर्वेशन हो गया, प्रोटेक्टेड एरिया इन सीटू कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन सीटू, और ये क्या है बच्चा, एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन अगर बोटेनिकल गार्डन्स की बात कर लें या जू की बात कर लें, आपने देखा होगा दिल्ली में जू है, अब दिल्ली में बहुत अलग अलग मतलब ऐसे टाइगर की स्पीशीज भी है, लायंस है, एलिफेंट है, अब उनका नेचुरल हैबिटेट थोड़ी ना है, उनको वहां पे लेकर आया गया, मतलब नेचुरल हैबिटेट के बाहर उसे कंजर्व करे, तो होगा ना एक्स सीटू, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे हमें मैच करना है, चलिए करते हैं। एविल क्वार्टेट, एविल क्वार्टेट क्या बताता है, दैट इज कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 4 कॉज होते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन में हमारे पास क्रायो प्रिजर्वेशन आ जाएगा। लेंटेना कमारा इंडिया में एक एलियन स्पीशीज है और डोडो एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए ए का 3rd हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2, डी का 4, ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला देखिए क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। अब क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में जो पॉलेंस हैं या जो गैमेट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है एट -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन। प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स जैसे पॉलन को प्रिजर्व करते हैं इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्गर पीरियड्स, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एक टाइप की एक्स सीटू कंजर्वेशन टेक्निक।
आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सीटू। इन सीटू में तो नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हैं ना, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क। अब बोटेनिकल गार्डन में तो बाहर ले जाके, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लो और कितने सारे क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है। द रीजन विद हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, हमने पढ़ा था इन सीटू कंजर्वेशन में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे हाई स्पीशीज रिचनेस होती है, जिन्हें हम हॉटस्पॉट बना देते हैं। तो स्पीशीज रिचनेस हाई है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हो और लॉस ऑफ 70% ऑफ स्पीशीज एंड हैबिटेट। अब ऐसे रीजन को बचाना बहुत जरूरी है जहाँ पे इतनी ज्यादा एंडेमिज्म और बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है, और उन्हें क्या नेम कर दिया जाता है? उन्हें इंक्लूड किया जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में। इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। एक तो जो हिमालयन रीजन है, हिमालयाज, इंडो बर्मा जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, एंड थर्ड वी हैव इज वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में पहले 25 हॉटस्पॉट थे, आज के टाइम पे 34 हॉटस्पॉट। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो। अब हमें मैच करना है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक एग्जांपल अभी हम पढ़ के आए, वेस्टर्न घाट्स। सेक्रेड ग्रोव्स, अब सेक्रेड ग्रोव्स बच्चे हमारे खासी और जैंतिया हिल्स में पाए जाते हैं, मेघालय में। जॉनसनबर्ग साउथ अफ्रीका, यहाँ पे समिट हुई थी, और जॉनसनबर्ग में वर्ल्ड समिट हुई थी, दैट इज इन 2002। एलियन स्पीशीज इन्वेजन में एक हमारी पार्थेनियम कैरेट ग्रास एक एलियन स्पीशीज है इंडिया की। तो अब मैच करो, ए का 4th, बी का 1, और यहीं से सारे ऑप्शंस मैच हो गए, ऑप्शन ए। आगे देखिए, द टाइप ऑफ कंजर्वेशन in which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting। अब ये किस टाइप की कंजर्वेशन है? इसे ex-situ कंजर्वेशन कहते हैं, ex-situ कंजर्वेशन। अब ex-situ कंजर्वेशन देखा जाए तो हमारे कहीं पे भी नहीं है, ऑप्शंस में नहीं है। इन सीटू तो आप लगा नहीं सकते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड भी नहीं है, तो सीधा सा हम इसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कह देंगे। देखिए एक्स सीटू एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का ही तो टाइप है, तो ये कहना गलत तो नहीं होगा, लेकिन उसे हम इन सीटू नहीं कह सकते। इन सीटू तो उसी सेटिंग उसी प्लेस में कंजर्व करते हैं, तो ऑप्शन अपना डी है। आगे देखिए, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थ समिट। अब अर्थ समिट में ई पहले आता है ना, तो ये पहले हुई थी 1992 में। 2002 में भी एक समिट हुई थी, दैट इज वर्ल्ड समिट, और वो कहाँ पे हुई थी? जॉनसनबर्ग साउथ अफ्रीका। यहाँ पे हमसे अर्थ समिट पूछा गया है, ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट मेथड ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। तो देखिए, क्रायो प्रिजर्वेशन से गैमेट्स को कंजर्व करें, उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं, लैब में करें। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब में किया जा रहा है, माइक्रो प्रोपेगेशन भी लैब में करते हैं। नेशनल पार्क है जब पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करें। नेशनल पार्क किसका पार्ट है? इन सीटू का, ना कि ex-situ। ये क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन। अच्छा, एक बात बताओ कि हमारे इंडिया में कितने नेशनल पार्क पाए जाते हैं? 90 नेशनल पार्क। ओके, ऑप्शन सी। इन सीटू कंजर्वेशन रेफर्स टू, इन सीटू कंजर्वेशन में उस ऑर्गेनिज्म जो स्पीशीज है उसको उस हैबिटेट में कंजर्व किया जाता है, दैट इज प्रोटेक्ट एंड कंजर्व होल इकोसिस्टम। पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व किया जाता है। अगर एक टाइगर को कंजर्व करना है तो उसके पूरे एरिया को कंजर्व करते हैं, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन, ऑप्शन बी। अर्थ समिट दैट वाज हेल्ड इन रियो द जेनेरियो इन 1992। अब उसमें उसे क्या बोला जाता है? हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा अ सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। ऑप्शन क्या होगा? सी। उसमें ओजोन लेयर की कोई बात नहीं की थी, क्योटो प्रोटोकॉल अलग था, ना CO2 एमिशंस, ना इन्वेजिव, इसका नहीं था, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना था, तभी तो नाम आया था हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑप्शन सी।
Which one of the following is not a method of in situ? अब in situ method sacred groves तो in situ है, biodiversity और ये भी है, botanical garden ex situ conservation है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। Western Ghats have large number of plant and animal species that are not found anywhere else. तो ऐसे बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। तो ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एरिया में पाई जाए, बाहर कहीं भी नहीं, तो स्पीशीज को एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्सेटो। बहुत क्वेश्चंस, अगर हम देखें हम 2018 तक पहुंच गए और अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे इन सीटू और एक्स सीटू से हैं। तो अगर आप बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ चुके हो, एक तो कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस और दूसरा इन सीटू एक्स सीटू। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे देखिए इनमें से कौन एक्स सीटू कंजर्वेशन का पार्ट नहीं है? वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, सीड बैंक्स है, बोटेनिकल गार्डन है, सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स तो ऐसे फॉरेस्ट का एरिया है जो कल्चरल या रिलीजियस बिलीफ के लिए अलग से छोड़ दिया गया। अब वो कौन? ट्राइब संभालती है उन्हें। क्या करती है? जो पेड़ हैं या जो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाते हैं उनकी पूजा करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज सेक्रेड ग्रूव्स। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। Which one of the following is related to ex-situ conservation? तो इनमें से ex-situ conservation कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूरे एरिया को कवर करना है, हिमालयन रीजन पूरे एरिया को कंजर्व करना है, अमेज़न रेन वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हैं, तो क्या है? ex-situ conservation, ऑप्शन डी। How many hotspots of biodiversity in the world have been identified till date by Norman Mayer? अब नॉर्मल मेन ने अभी तक कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आइडेंटिफाई करते हैं? दैट इज 34। इनिशियली तो 25 थे, लेकिन फिर 9 ऐड कर दिए गए और फाइनल नंबर क्या है? 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द वर्ल्ड। The species confined to a particular region and not found anywhere else. एक ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ एक ही हैबिटाट में पाई जाते हैं और कहीं पे नहीं पाई जाती, उस स्पीशीज को एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है और कहते हैं उस एरिया में हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है अगर बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज पाई जाए। ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन? तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही है। ऊपर से चलते, इन सीटू तो उसी पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करना होगा, सीड बैंक गलत दे रखा है। इन सीटू में टिश्यू कल्चर भी गलत दे रखा है। इन सीटू नेशनल पार्क, एक पूरे एरिया को कंजर्व किया जा रहा है। एक्स सीटू एक ऐसा बोटेनिकल गार्डन बनाया गया जहाँ पे बाहर से स्पीशीज लाई गई और वहां पे कंजर्व किया गया। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही हो। क्रायोप्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। तो गैमेट्स को क्रायोप्रिजर्वेशन से क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है। और क्रायोप्रिजर्वेशन क्या है? एडवांस्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू क्योंकि क्रायोप्रिजर्वेशन लैब में होगी ना, लेबोरेटरी में कंजर्व किया जा रहा है और सिर्फ उसी स्पीशीज को, पूरे इकोसिस्टम को नहीं, सिर्फ उसी स्पीशीज को। तो ये तो एक्स सीटू कंजर्वेशन है, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक्स सीटू कंजर्वेशन का? तो अगर हम बात करें, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सीड बैंक। सीड तो ऐसा बैंक या मतलब ऐसी लैब जहाँ पे अलग अलग स्पीशीज की सीड्स हमारे कंडीशंस में प्रिजर्व किए जाते हैं। ऑप्शन होगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्स सीटू कंजर्वेशन? इनमें से कौन सा एक्स सीटू कंजर्वेशन नहीं है? तो एक्स सीटू कंजर्वेशन कौन सा नहीं है बच्चा? यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन्स हैं, फील्ड सीड बैंक्स हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, किसी भी टाइप का कल्टीवेशन हमारा क्या है? प्रिजर्वेशन तो नहीं है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है एक एरिया में कल्टीवेशन किया, उसको अगर जब थोड़े टाइम बाद किसी और एरिया में जाके कल्टीवेशन करने लगे, थोड़े टाइम बाद एरिया को शिफ्ट करें, कहीं और जाके कल्टीवेशन करने लगे, इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अभी कंजर्वेशन तो नहीं है ना, ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इनमें से वो कौन सा एरिया है जो हॉटस्पॉट में इंक्लूड किया जाता है?
क्या क्या था, हिमालयन रीजन था और इंडो बर्मा था और तीसरा था वेस्टर्न घाट्स इन श्रीलंका। तो वेस्टर्न घाट्स जहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, हाई बायोडाइवर्सिटी, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म पाया जाता है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म और हाई हैबिटेट लॉस। तो ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। सेक्रेड ग्रोव्स आर स्पेशली यूजफुल इन, अब सेक्रेड ग्रोव्स एक टाइप के इन सीटू कंजर्वेशन है, जहाँ पे पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व किया जाए। हम इसे क्या कहेंगे, जनरेटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, ईयर राउंड फ्लो, कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज। ऑप्शन क्या होगा, डी। एक टाइप का कंजर्वेशन है ना, कि स्पीशीज को कंजर्व किया जा रहा है। अब मेघालय की खासी और जयंतिया हिल्स में ऐसी बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं जो बाहर कहीं नहीं पाई जा रही, सिर्फ और सिर्फ अब जो लास्ट है वो उन्हीं एरियाज में बची। तो ऑप्शन अपना डी सही हो जाए। Which one of the following is an example of ex-situ conservation? बहुत बार ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, इनमें से बता दो ex-situ conservation का एग्जाम्पल। देखो नेशनल पार्क, 90 नेशनल पार्क पाए जाते हैं इंडिया में, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेक्रेड ग्रूव्स पाए जाते हैं जैसे खासी जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, सरगुजा चंदा बस्तर ऑफ एमपी एरिया, अरावली हिल्स इन राजस्थान। ये सभी के सभी क्या है, सेक्रेड ग्रूव्स हैं। वेस्टर्न घाट्स भी सेक्रेड ग्रूव्स है जो कर्नाटका महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। सीड बैंक तो एक्सीड, ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसी भी एरिया को एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि वहाँ पे एक्सेलरेटेड हैबिटेट स्पीशीज लॉस हो या हैबिटेट लॉस हो, ये हमें वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीशीज लॉस हो रहा है कि हम उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हो, कि ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हो कि जो सिर्फ उसी एरिया में पाई जाती है, कहीं और नहीं, तो उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा हो, कि बहुत ज़्यादा ही नंबर ऑफ स्पीशीज पाई जा रही है, कि इनको तो प्रिजर्व करना ज़रूरी है। लेसर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ऐसा तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता, तो ये हमारे तो क्राइटेरिया है, नॉट पूछा गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, और कौन से में, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी। Which one of the following is considered a hotspot of biodiversity in India? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हमारे आ जाएंगे वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ऑप्शन हो जाएगा बच्चा ऑप्शन बी। क्लियर है? अब बाकी के दोनों कौन कौन से थे, एक तो इंडो बर्मा एरिया जो हमारा नॉर्थ ईस्ट म्यांमार वाला एरिया है, और हिमालय, तीसरा है वेस्टर्न। Which one of the following is not included in situ conservation? In situ में कौन सा नहीं आता? Botanical garden क्या है? ex situ conservation है। बाकी तीनों इंडिया में नंबर हमारा डेटा गिवन है, 90 नेशनल पार्क्स हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 14 बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और यही थे बच्चा लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के क्वेश्चन। अब इस चैप्टर से आप ये देख चुके हो बहुत ही स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लॉस ऑफ जो हमारे कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस है वहां से बहुत क्वेश्चन पूछा गया, और एक्स सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन, और जो बाकी का डेटा उससे बहुत कम क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।